welcome back to our channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने अपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. आज उसी चैप्टर के हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे. ठीक है, आई होप आप लोगों ने चैप्टर कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड ए थर्मली इंसुलेटेड. ये क्या है? थर्मली इंसुलेटेड यानी कि क्लोज वेसल. यहां यानी कि इसका मतलब होगा यहां से कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. नो ट्रांसफर ऑफ हीट. देखो, थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल का मतलब होगा यहां से कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. हीट को हमने रिप्रेजेंट किया था Q से, यानी कि Q होगी हमारी 0 at 25 डिग्री सेल्सियस. was mechanically stirred from outside. What will be the correct option for the following thermodynamic parameter? हमें बताना है जो यहाँ पे गिवन ऑप्शन हमें है उनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है. तो देखो स्टेटमेंट से ही देखो, थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल यानी कि यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगी. हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो क्यू हमारी 0 के इक्वल होगी. यदि बात करें हम हमारे वर्क डन की, क्या हो रहा है यहाँ से आउटसाइड से हम लगा रहे हैं क्या? मैकेनिकली स्टिर्ड. अब जो वर्क डन होगा यहाँ पे, वर्क डन होगा यहाँ पे ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम में जो साइन कन्वेंशन होगा हमारा वो होगा पॉजिटिव. पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन वर्क डन में ऑन द सिस्टम पे पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव मींस यानी कि वर्क डन होगा हमारा 0 से ज्यादा. वर्क डन इज ग्रेटर देन 0. अब हम बात करें हमारे चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी इक्वल होगी Q प्लस डब्ल्यू के. Q हमारी हीट जो कि 0 होगी. बात करें हम W की, W हमारा वर्क डन होगा यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि वर्क डन होगा 0 से ज्यादा. वर्क डन इज ग्रेटर देन 0. अब हम बात करें हमारे चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो अब डिपेंड करेगा वर्क डन पे, क्योंकि क्यों यहाँ पे क्या है 0. हीट 0 होगी तो सिर्फ डिपेंड करेगा वर्क डन पे. अब वर्क डन है 0 से ज्यादा तो ये भी हमारी होगी 0 से ज्यादा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमारी 0 से ज्यादा होगी. तो ये होंगे हमारे पॉइंट. डेल यू 0 से ज्यादा, वर्क डन भी 0 से ज्यादा और क्यू होगी हमारी 0. ये देखो अब ऑप्शन बी, डेल यू हमारा 0 से ज्यादा, क्यू इज इक्वल टू 0 और वर्क डन भी 0 से ज्यादा. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर था बी. बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज. हमें बताना है स्पॉन्टेनिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा है वो हमें बताना है. देखो यदि हम बात करें और उनमें हमें बताना है जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो स्पॉन्टेनिटी दिखा रखी है उस स्पॉन्टेनिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा. जो ये दे रखी हमें कॉम्बिनेशन A, B, C and D, इनमें से जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हमें सिलेक्ट करना है. यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं. देखो यदि हम बात करें हमारे फर्स्ट ऑप्शन ए की, यहाँ पे डेल H पॉजिटिव, डेल S नेगेटिव और टेम्परेचर एनी टेम्परेचर जिसपे स्पॉन्टेनिटी होगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस. यदि हम बात करें हमारे डेल G चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S. ये होगा हमारा फॉर्मूला, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S. अब देखो यहाँ पे जो हमारा डेल H और डेल S है, डेल H क्या है? पॉजिटिव
और डेल एस हमें गिवन है नेगेटिव। डेल एस नेगेटिव गिवन है और नेगेटिव ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके यहां बनाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव देंगे हमें पॉजिटिव, यानी कि डेल एच की वैल्यू होगी, डेल एच की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी देन हमारी स्पॉन्टेनिटी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यदि हमारे पास डेल एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव गिवन है और चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव गिवन है, तो यानी कि जो ये नेगेटिव साइन होगा और ये नेगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, यानी कि डेल जी हमारे ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डेल जी यानी कि डेल जी होगी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 होगी तो उसकी स्पॉन्टेनिटी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। नॉन स्पॉन्टेनियस और दिखा रखी यहाँ पे। यदि हम बात करें टेम्परेचर की, यहाँ पे कैसा होगा पॉजिटिव, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर जो डेल जी होगा हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा और उसकी जो स्पॉन्टेनिटी होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करें हम सेकंड की, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, देखो सेकंड स्टेटमेंट में डेल एच और डेल एस दोनों ही हमें पॉजिटिव गिवन है। अब देखो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब हमें डेल एच पॉजिटिव गिवन है, डेल एस भी पॉजिटिव में गिवन है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हमें देंगे नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमें देंगी नेगेटिव। यदि हम बात करें डेल जी की नेट वैल्यू क्या होगी, किसमें आएगी, वो आएगी नेगेटिव में। डेल जी यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ओवरऑल हमारी नेगेटिव में आएगी। हमें पता है जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो होगी हमारी, इसका मतलब है डेल जी इज लेस देन 0। यदि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है यानी कि वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो हमारी स्पॉन्टेनिटी होगी स्पॉन्टेनियस नेचर की। यदि डेल जी की वैल्यू 0 से कम है यानी कि वो होगी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अब हमें देखना है टेम्परेचर, हमें देखना है टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा स्पॉन्टेनियस नेचर की शो करी है वो हमें दिखाएगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे ये हमें दिखाएगा स्पॉन्टेनियस। बट यहाँ पे दिखा रखे कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है बट होगा कैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। क्या हो गया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बात करें हम नेक्स्ट की, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है डेल एच और डेल एस दोनों ही नेगेटिव वैल्यू में। देखो डेल जी हमारा होगा डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल एस की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों की वैल्यू नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो हुआ पॉजिटिव हमारा और पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल हमारा होगा नेगेटिव, यानी कि डेल जी होगा हमारा नेगेटिव, डेल जी इज लेस देन 0। डेल जी यदि नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है मतलब लेस देन 0 वैल्यू होगी, लेस देन 0 हो यदि डेल जी की वैल्यू देन वो कैसा नेचर का होगा, स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। डेल जी नेगेटिव होगा हमारा स्पॉन्टेनियस नेचर का और यहाँ पे दिखा रखा है हमें नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी। बी एंड सी दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होंगी। बात करें हम नेक्स्ट की, जो हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन डी, यदि उसे चेक करें, देखो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एच की वैल्यू है नेगेटिव में और डेल एस की वैल्यू है पॉजिटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव ओवरऑल हमारी डेल जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि
डेल जी इज ग्रेटर देन 0। डेल जी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यानी कि जो इसकी स्पॉन्टेनिटी होगी, स्पॉन्टेनिटी यहाँ पे होगी नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ठीक है। और जो यहाँ पे टेम्परेचर है पॉजिटिव, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे हो ले लें चाहे हम, उसकी स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की ही रहेगी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें देखना था जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो, let us consider an endothermic reaction which is non-spontaneous at freezing point of water। यहाँ पे दे रखी है कोई रिएक्शन है, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी। यदि हम बात करें डेल एच की, डेल एच होगा ग्रेटर देन 0, जो रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी होगी वो होगी हमारी ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी है वो नॉन स्पॉन्टेनियस तो होगी एट फ्रीजिंग पॉइंट पर, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे तो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे वो स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। देखो अब हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा हमारा, व्हेन डेल जी इज ग्रेटर देन 0, डेल जी इज ग्रेटर देन 0। और स्पॉन्टेनियस होगा हमारा डेल जी इज लेस देन 0, ठीक है। हमें पता है डेल जी होगा हमारा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो यहाँ पे डेल एच और डेल एस है, जो डेल एच और डेल एस है इसके हमें बताने का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर दोनों का पॉजिटिव और दोनों का नेगेटिव, ये चेक करना है। यहाँ पे हमें बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस नेचर की होनी चाहिए। अब देखो यदि हमने डेल एच तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव माइनस टी डेल एच यदि हमने पॉजिटिव ले लिया, और एक बार हम कंडीशन ले लेते हैं नेगेटिव की, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये होगा हमारा पॉजिटिव माइनस टी, और ये हमने ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ओवरऑल हमारा डेल जी होगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, ओवरऑल हमारी डेल जी की वैल्यू आएगी नेगेटिव, ओवरऑल हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब हमें पता है देखो डेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, यदि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो हमारा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का। यदि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो होगा हमारा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है इक्वेशन में कि जब रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, बॉइलिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि लो टेम्परेचर पे, यानी कि लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे है ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का। यदि हम बात करें हाई टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, देखो 0 डिग्री लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे है ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का। यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस नेचर का होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नेचर का होनी चाहिए रिएक्शन। अब देखो यदि हमने यहाँ पे
डेल एस की वैल्यू रखी नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, मानी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, बट जो डेल जी होगा हमारा वो नॉन स्पॉन्टेनियस ज्यादा बन रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो हमारी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की हो जाएगी, बट हमें चाहिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नेचर की। तो ये होगा हमारा, यदि डेल एच और डेल एस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में होगी देन डी डेल जी जो होगा हमारा वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। तो यानी कि दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर। देखो ये हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है, कंटेनर है ये बंद है, इसमें है आइस और वाटर दोनों है इस टाइप से। अभी हम बात करें ये क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आइस और वाटर दोनों है। जब इन पे जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक। यदि हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर होगा यहाँ पे 273 केल्विन, प्रेशर यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। तो ये होगी हमारी, दोनों रखी है यहाँ पे। जब ये प्रेशर और टेम्परेचर है इस कंडीशन पर कंटेनर में दोनों चीज है, आइस भी है और वाटर भी है। अब हम बात करें प्रेशर, जो हमारे सिस्टम का जो प्रेशर है उसे हम इंक्रीज कर दे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को बढ़ा दिया 2 टाइम्स। देखो पहले कितना था प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक, अब यदि इस पर हम लगाएं कोई प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे यह जो प्रेशर होगा अब 2 टाइम्स यानी कि 2 एटमॉस्फेरिक होगा। अब हमें बताना है क्या होगा। देखो किसी भी चीज पे हम प्रेशर लगाएंगे, हमें पता है, यदि हम सिर्फ यहाँ पे वाटर की बात करें, वाटर एक एक्सेप्शन केस है जहां पे आइस और वाटर में से, आइस और वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में वाटर है उसकी बात करें हम, आइस और वाटर से हमारे आइस की वॉल्यूम ज्यादा होगी, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे कंटेनर का क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ये, ठीक है, नीचे की साइड होगा, यानी कि कंटेनर की में जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर लगाने में वॉल्यूम तो कम होगी ही। अब जो हमारी वॉल्यूम कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ आइस और वाटर में आइस की वॉल्यूम ज्यादा। अब जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो इक्विलिब्रियम जो होगा हमारा वो शिफ्ट करेगा उधर जिधर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, और वॉल्यूम डिक्रीज हो करेगी हमारी वाटर लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि यदि आइस की फॉर्म में रहे तो वॉल्यूम तो ज्यादा रहेगी, हमें शिफ्ट करना है उधर जिधर वॉल्यूम कम है। और उधर क्यों करेंगे, क्योंकि आइस की डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। जैसे इस पे प्रेशर लगाएंगे तो कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा तो हमारी इक्विलिब्रियम भी उधर शिफ्ट होगी जिधर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यानी कि आइस होगी हमारी वो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी, लिक्विड फॉर्म में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे कितना लगा रखा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आइस होगी मेल्ट होना स्टार्ट करेगी वाटर में। ठीक है, ये देखो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, लिक्विड फेज डिसअपियर। लिक्विड फेज तो यहाँ पे डिसअपियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फेज डिसअपियर होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आइस हमारी सॉलिड फॉर्म में होगी, जो हमारा वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में होगा। वॉल्यूम किसकी कम, वॉल्यूम हमारे वाटर की कम, लिक्विड फॉर्म वाले की, आइस की ज्यादा,
तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है वाटर लिक्विड की तरफ, तो यहाँ पे लिक्विड तो डिसअपियर होगा नहीं, डिसअपियर कोई होगा तो वो होगा सॉलिड फेज। तो फर्स्ट हमारा गलत है। द अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीज, आइस की अमाउंट डिक्रीज नहीं होगी, आइस की अमाउंट डिक्रीज नहीं होगी। द सॉलिड फेज डिसअपियर कंप्लीटली, ये बिल्कुल ठीक है। सॉलिड फेज जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतनी ही जल्दी जो हमारी सॉलिड फॉर्म में आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी लिक्विड फॉर्म में, और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि सॉलिड फेज डिसअपियर होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर लिक्विड फेज में। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि यदि हम प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा, और जो सॉलिड फेज का ही वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड फेज से। यदि सॉलिड हमारा फेज डिसअपियर होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट होगी हमारी, देखो, व्हेन ए सिस्टम कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज हीटेड, heat is absorbed by the system and there is no change in temperature of the system until whole ice gets melted। देखो क्या कह रहा है, आइस और वाटर दोनों को हमने ले लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, आइस और वाटर, आइस और वाटर दोनों को हमने ले लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब देखो इन्होंने कहा आइस हमारी होगी सॉलिड फेज में, वाटर होगा हमारा लिक्विड फेज में। इन्होंने कहा है कि सॉलिड से लिक्विड फेज में, यानी कि यहाँ पे फेज तो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चला गया, कन्वर्जन हुआ है फेज का, बट टेम्परेचर होगा वो होगा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, बट हमारी फेज क्या करेगी, चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड में। वो कब होगी, इन्होंने कहा जब हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी कि जब हम हीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब था कि फेज तो चेंज होगा, यानी कि फेज चेंज होगा टेम्परेचर कांस्टेंट पे। तो हम देखो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि फेज चेंज हुआ है सॉलिड से लिक्विड फेज में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट जो हमारी अब्जॉर्ब होगी वो होगी लेटेंट हीट। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल सही है, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देयर इज अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट इन ऑर्डर टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन आइस। देखो जैसे ही आइस का हमने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हीट देनी स्टार्ट कर दी, हमें पता, देखो ये है आइस, जैसे ही हम इसे टेम्परेचर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट, इसे हीट देना स्टार्ट कर देंगे तो हीट का जो अब्जॉर्प्शन होगा वो ओवरकम करेगा किसको, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है ये हमें पता है। देखो, और जो वाटर होगा हमारा, वाटर होगा एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होगा, ये हमारा वाटर है। अब जो ये कनेक्टेड है ये हमारा इस टाइप से कनेक्ट है, इस टाइप से, ठीक है, ये होगा। अब जो ये बॉन्ड बीच में जो बॉन्डिंग है या फिर कहें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ही एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, तो इस टाइप से होगा। जैसे ही हम इस आइस को, ये हमारी आइस की फॉर्म में है, यदि हम आइस को हीट देंगे, हीट देते ही जो इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
in ice and kinetic energy of molecule is not increased at melting point. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। आइस हमारा है, आइस होगी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आइस मेल्ट होनी कब स्टार्ट करती है? जब हम उसे देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यदि हम बात करें वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी यानी कि उसके बीच में जो बॉन्ड है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक डाउन करेगी, तभी आइस हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट करेगी और वो कन्वर्ट होगी वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, यदि हम टेम्परेचर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होगा और जो हमारे वाटर ब्रेकडाउन होगा वाटर मॉलिक्यूल में हम बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट्स कंसिडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन at temperature T. In this reaction, both del H and del S observed to have positive value. देखो, यदि हम बात करें del G होगा हमारा del G is equal to del H minus T del S, ठीक है। अब हमें पता है यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उसे T मानना है। यदि हम बात करें डेल G, अच्छा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे है ये, एक मिनट, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा हमारा वो होगा TE। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो टेम्परेचर होगा वो होगा T, ठीक है। जो ये वाला टेम्परेचर है ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में जो टेम्परेचर T है। यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा TE। डेल G होगा हमारा लेस देन 0, डेल G लेस देन 0। अब देखो यदि डेल G लेस देन 0 है तो ये हमारी क्या होगी डेल H माइनस T डेल S, ये भी लेस देन 0 होगी। डेल H इधर लेके जाएंगे T डेल S को, ये होगी हमारी, ठीक है। क्या क्या हमने जो माइनस T डेल S है इसको उधर लेके गए तो पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी और जो ग्रेटर देन होगी डेल H के। अब देखो यदि डेल S को हम इधर लेके आए तो इसके अपॉन में आएगा डेल H अपॉन डेल S लेस देन T। ये हमारी जो वैल्यू होगी ये हमारी वैल्यू होगी, देखो डेल G इक्विलिब्रियम पे डेल G होगी हमारी 0, ठीक है। डेल G हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 होगी। अब हमें टेम्परेचर की बात करनी है, जो इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा TE, ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यानी कि ये होगा हमारा TE के इक्वल, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा उसके इक्वल, तो TE लेस देन T। जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो हमारा लेस देन जो रिवर्सिबल रिएक्शन का टेम्परेचर है उससे कम होगा, ठीक है। डेल G हमारी लेस देन 0 होगी, ठीक है। डेल H माइनस T डेल S ये भी हमारी लेस देन 0 हो जाएगी। यदि ये 0 है तो ये भी 0 होगी, 0 से कम होगी। यदि हम माइनस T डेल S को इधर लेके आएंगे प्लस में तो ये होगा हमारा T डेल S। अब हम डेल S को डेल H के अपॉन में लेके जाएंगे जो लेस देन होगा T के, ये होगा हमारा इक्वल होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर TE के जो कि लेस देन होगा T के, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल N की वैल्यू है 1 मोल। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। यदि हम इसके चेंज की बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट, यदि बात करें हम इसके चेंज की, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू
0 and reversibly from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube at 300 Kelvin। हमें कैलकुलेट करना है डेल यू, क्यू एंड वर्क डन इन द प्रोसेस। हमें जो कैलकुलेट करना है वो होगा हमारा डेल यू, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो डेल टी है वो है 0, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस दी है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि उसकी चेंज की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो 0 के इक्वल होगा। डेल टी 0 होगा तो डेल यू का हमें पता है आइडियल गैस में डेल यू, यदि हम बात करें जो गिवन हमारी है आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डेल यू होगा डेल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेल टी हमारा 0 है तो डेल यू भी यहाँ पे 0 होगा, तो डेल यू तो हमारा 0 होगा। अब हम बात करेंगे Q एंड W, यानी कि Q हमारी हीट, W वर्क डन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। जो डेल U होगा हमारा वो है 0 के इक्वल, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम बात करें W इज इक्वल टू माइनस Q, क्योंकि यदि हम Q को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। W और Q इनकी वैल्यू यानी कि अमाउंट सेम होगी बट साइन चेंज होगा। हीट और वर्क डन की अमाउंट सेम रहेगी बट उनमें जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन, सबसे पहले हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा हमारा माइनस NRTLN V2 अपॉन V1। ये होगा हमारा वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में NRTLN V2 अपॉन V1। ये किसमें बताना हमें वर्क डन? आइसोथर्मल और रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब देखो N की वैल्यू हमें गिवन है 1, R की वैल्यू जो हमारी R की वैल्यू होगी वो होगी 8.3, हमें पता है ये। टेम्परेचर गिवन हमें 300 केल्विन। ln V2 अपॉन V1, V2 ये हमारी होगी V1 होगा 10 डेसीमीटर क्यूब और V2 हमारी होगी 20 डेसीमीटर क्यूब। 20 अपॉन 10 0 माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू ln2 की वैल्यू होगी हमारी 0.693। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। ये होगी हमारी वर्क डन। वर्क डन आएगा हमारा माइनस 1.718 किलो जूल। हीट हमारा अमाउंट सेम रहेगी, वर्क डन के साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हीट होगी हमारी वो आ जाएगी प्लस में 1.718 किलो जूल। ठीक है, दोनों की अमाउंट सेम होगी बट साइन चेंज होगा। और ये तो हमारी आ गई क्यू डब्ल्यू। डेल यू की हमने देख ली थी, डेल यू हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। N2O4 का डिकम्पोजिशन हुआ, देन हमें मिला NO2। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी डेल H0 जिसकी वैल्यू होगी 55 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंट्रोपी होगी हमारी 175 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होगी। अब ये जूल में है और ये किलो जूल में है, पहले इनकी यूनिट चेंज करेंगे। ये होगा हमारा 55,000 जूल पर मोल। हमें निकालना क्या है? द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। हमें निकालनी है डेल जी नोट की वैल्यू। स्टैंडर्ड
गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज निकालना है। अब देखो, जो डेल जी नोट इज इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। डेल जी नोट ये हमें कैलकुलेट करना है, हमें गिवन है डेल एच नोट जो होगा 55,000, टेम्परेचर है 300, साथ में डेल एस है 175, ये होगा। तो इसे हम सोल्व करेंगे, 3, 5, 15, 21, 22, 5, 0, तो वैल्यू आएगी 0, 0, 5, 2, यही आएगी जूल पर मोल, जूल पर मोल आएगी 2500 जूल पर मोल। जो केल्विन था हमारा 300 केल्विन, और यहाँ पे देखो क्या था, जूल पर केल्विन पर मोल, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, यहाँ पर रहेगा जूल पर मोल, तो यूनिट होगी जूल पर मोल। वैल्यू आएगी जो हमारी डेल जी नोट की वो होगी 2500 जूल पर मोल। सीधा फार्मूला है डेल जी नोट इज इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। हमें यहाँ पे सबकी वैल्यू दी है, डेल एच गिवन है, टी गिवन है और डेल एस गिवन है, बस यूनिट चेंज करनी है। जो डेल एच हमारा है वो है किलो जूल में, और जो हमारी डेल एस है वो हमारी जूल पर केल्विन पर मोल में है, तो दोनों को हम सेम यूनिट में लेके आएंगे जूल में। तो इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई डेल जी नोट की 2500 जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2, y2 एंड xy5 ये हमें x2, y2 और xy5 की स्टैंडर्ड एंट्रोपी यानी कि डेल एस नोट, x2 का गिवन है 70, डेल एस नोट y2 का गिवन है 50, डेल एस नोट xy5 इसकी वैल्यू गिवन है 110, सबकी वैल्यू है जूल पर केल्विन पर मोल में। यह है हमारी x2, y2 एंड xy5 की स्टैंडर्ड एंट्रोपी गिवन है। द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन, हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, यानी कि टी को कैलकुलेट करेंगे, और ये हमें दिया है विच द हाफ x2 प्लस 5/2y2 इक्विलिब्रियम पे है xy5, ये हमें गिवन है डेल एच की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू। अब देखो, यदि हम निकालें रिएक्शन की कंप्लीट रिएक्शन की एंट्रोपी के चेंज को कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो होगा स्मेशन डेल एच प्रोडक्ट माइनस डेल एस रिएक्टेंट, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो रिएक्शन क्या हमारी है, हाफ x2 प्लस 5/2y2 xy5, ये हमारी रिएक्शन होगी। x2 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है जो होगी हाफ इंटू 70 प्लस 5/2 इंटू 50, ये तो हमारी ये वैल्यू हुई। यदि हम बात करें रिएक्टेंट की, देखो SR यानी कि xy5 की, xy5 जो होगी 1 इंटू 110, अब हम किसे देखो 35 पे, ये होगा 25 पे, एक मिनट, प्रोडक्ट माइनस है रिएक्टेंट। यदि हम किसी भी रिएक्शन का टोटल जो हमारी एंट्रोपी या फिर हम एंथैल्पी की बात करेंगे, वो होगा हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
सिर्फ और सिर्फ कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बाकी जितनी भी हमारी रिएक्शन होंगी चेंज की वो होंगी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो हमारा ये है XY5। देखो XY5 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 110 से, माइनस हमारा हाफ, x2 की वैल्यू है 70 प्लस 5/2 इंटू 50, 2 से 25, 2 से 35, यानी कि 110 माइनस 35 प्लस 25 इंटू 5 125, 100 माइनस इसे ऐड करेंगे तो 061, 160 माइनस 50 जूल पर केल्विन पर मोल। यही हमारी नेट वैल्यू डेल एस की, यही है डेल एस की नेट वैल्यू -50 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर। टेम्परेचर होगा हमारा डेल जी नोट इज इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। डेल एस की नोट की वैल्यू हमारे पास है -50, डेल एच नोट की वैल्यू गिवन है -35 किलो जूल पर मोल। डेल जी नोट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम डेल जी नोट इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया हमारे 0 इज इक्वल टू डेल एच नोट हमारा है -35 किलो जूल। इसकी यूनिट चेंज करेंगे हम, जूल में लेके आएंगे तो -35,000 जूल पर मोल माइनस टी डेल एस की वैल्यू होगी हमारी -50 जूल पर केल्विन पर मोल। माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे होगा 50 टी। यदि इधर जाएगा तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी +35,000 इज इक्वल टू 50 टी। हमें कैलकुलेट करना है टी की वैल्यू आएगी 35,000 अपॉन 50, यानी कि 700 केल्विन। टेम्परेचर आएगा हमारा 700 केल्विन। जो हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमें गिवन है x2, y2 एंड xy5 की। हमें कंप्लीट रिएक्शन की निकालनी है स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी, जो कि होगी हमारी, देखो एंट्रोपी या फिर एंथैल्पी का हमें चेंज निकालना हो तो हम करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट होगा XY5, जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 110, उसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट की वैल्यू जो कि होगी हाफ, x2 की वैल्यू 70 प्लस 5/2 इंटू y2 की वैल्यू है 50। सोल्व करेंगे तो हमारी डेल एस नोट की वैल्यू आएगी -50 जूल पर केल्विन पर मोल। देन हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डेल जी नोट इज इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। डेल एस नोट की वैल्यू गिवन है, डेल एच नोट की वैल्यू गिवन है, बस यूनिट चेंज करनी है। डेल जी नोट हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 होगा, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो होगी 700 केल्विन, 700 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। ये हमें गिवन है डाटा, तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 यानी कि डेल HF नोट CO2 जो कि होगा -393.5। हीट ऑफ फॉर्मेशन बात करें हम वाटर लिक्विड की -286। हीट ऑफ कंबशन बेंजीन का जो कि होगा -3267। और हमें कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो यदि हम बात करें चेंज इन हीट की बात करें, यहां पे है हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू, देखो ये हमारी है बेंजीन।
बेंजीन होगी C6H6। इसका हम कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड फॉर्म में वाटर। देखो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का कंबशन, यहाँ पे बेंजीन का कंबशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड फॉर्म में। ये है लिक्विड फॉर्म में, ये है गैसेस फॉर्म में। अब इसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कार्बन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 6 3, ऑक्सीजन कितने हुए 12 और 3 12 3 15 15/2। ठीक है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन, बैलेंस होगी ना। कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और 3 ये 15, ये होगी 15/2 15, हाइड्रोजन 6 3 × 2 6, बैलेंस होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो यदि हमें कंबशन में, तो ये इसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी, होगी 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू कंबशन में काउंट नहीं होगी, ऑक्सीजन की वैल्यू। अब हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू होगी 6 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है -393.5 प्लस वाटर कितने होंगे 3 इंटू वाटर की वैल्यू है -286.0 माइनस होगी हमारी बेंजीन डेल HF0 का फॉर्मेशन। बेंजीन के फॉर्मेशन जो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे कम्बशन की वैल्यू गिवन है जो होगी -3267, ये वैल्यू हमें गिवन है। देखो यदि हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, यदि इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा -3267 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे पहले 6 की 6 30.18 और 3 21 2 54 और 2 56 यानी कि 5 18 और 5 23, माइनस क्या आएगी ये वैल्यू, देन हमारी प्लस, माइनस में होगा 0.852 3 2 6 और 2 8 माइनस डेल HF0 C6H6 -3267 इज इक्वल टू, ये देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगी बट वैल्यू रहेगी नेगेटिव में 0.9 6 और 5 1 2 3 माइनस डेल HF0 C6H6, ये वैल्यू इधर जाएगी तो देखो 2 7 प्लस में जाएगी, इधर आएगी तो नेगेटिव करेंगे इसे 8 5 1 4, ये है कि हमारी वैल्यू -48 इज इक्वल टू माइनस डेल HF0, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि डेल HF0 की वैल्यू आ जाएगी 48 किलो जूल पर मोल, 48 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा डेल H, ये है सब्लिमेशन कार्बन ग्रेफाइट जिसकी वैल्यू है 710 किलो जूल पर मोल, ये होगी हमारी कार्बन कार्बन बॉन्ड की 414, ये होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू जो होगी 436, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होगी 611 किलो जूल पर मोल। हमें निकालनी है
हीट ऑफ फॉर्मेशन 4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, इसकी फॉर्मेशन करवाएंगे, कैसे होगी वो देखो। कार्बन, कार्बन यहाँ पे है ग्रेफाइट प्लस 2H2, 2H2, इससे मिलेगी हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो कार्बन है ग्रेफाइट फॉर्म में, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में है, हमें सबसे पहले इसे गैसेस फॉर्म में लेके आना है। ये होगी हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस से ये होगी हमारी गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, बट जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करना है, यानी कि हीट ऑफ एटमाइजेशन, जो कि होगा 4H, ये होगा। अब इससे मिलेगी हमें ये वाली, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन 4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन करनी है हमें। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे हमें गैसेस फेज में तो हम ले गए आए, क्योंकि जो हमारी ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारी गैसेस फेज में है। तो सबसे पहले हमने कार्बन जो सॉलिड फेज में था उसे हमने गैसेस फेज में कन्वर्ट किया। जो हमारा H2 गैस है, यानी कि जो H और H के बीच का बॉन्ड होगा उसे ब्रेक किया हीट ऑफ एटमाइजेशन से, और ये हमें मिले 4H गैसेस फेज में। अब इन्हें हमें आयंस की फॉर्म में नहीं ले जाने, क्योंकि यहाँ पे आयंस की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हमारी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो डायरेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएंगे। अब इसके हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। देखो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की सब्लिमेशन, डेल H सब्लिमेशन है कार्बन ग्रेफाइट की, प्लस बात करें हम यहाँ पे है हीट ऑफ एटमाइजेशन, या फिर हम बात करें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो, तो यहाँ पे होगा ये डेल H और H, साथ में होगी इन दोनों का एडिशन, तो यानी कि है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करेंगे, यहाँ पे जो होगा देखो इसे हम खोल के लिखे, कार्बन और कार्बन के बीच की तो डबल बॉन्ड है। यदि हम बात करें 4 हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है 4 कार्बन हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक तो होगा हमारा डेल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 इंटू डेल कार्बन और हाइड्रोजन। इस टाइप से होगी हमारी पूरी रिएक्शन। वैल्यू पुट करेंगे इन सब की हम यहाँ पे। सबसे पहले हम सब्लिमेशन की, जो कि होगी हमारी 700 प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो होगा 436 माइनस कार्बन और कार्बन के बीच में जो होगा वो होगा 6 11 प्लस यहाँ पे होगा 4 इंटू कार्बन और हाइड्रोजन, ये होगा हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन का होगा 414, ये होगी। इसे सोल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, जो कि हमारी ये वैल्यू रख दी है सारी। देखो जो हमारी कार्बन होगी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन कैसे होगी, कार्बन प्लस 2H2, कार्बन होगा हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, H2 2H2 है जो वहां पे होगी हमारी गैसेस स्टेट में, बट हमें लेके आना है दोनों को गैसेस फेज में पहले। तो हाइड्रोजन हमारा गैसेस फेज में है, तो सबसे पहले इनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करेंगे, जो होगी हीट ऑफ एटमाइजेशन की वजह से। यहाँ पे जो कार्बन ग्रेफाइट है यानी कि सॉलिड फेज में प्रेजेंट, उसे हम गैसेस फेज में लेके आएंगे, वो होगी हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस से डायरेक्टली हमारे सॉलिड फेज से गैसेस फेज में कन्वर्जन हो जाएगा। अब इन दोनों से मिलके हमारी बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैसेस फेज में, ठीक है।
वैल्यू रख दी सारी, इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एन आइडियल गैस अंडरगो ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट बाय ट्रेसिंग द पाथ। देखो यदि हम इन तीनों केस की बात करें, हमारे पास 3 केस है, 1, 2 एंड 3। तीनों केस में यही है कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, उसके बाद पॉइंट बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे, और वापस से ए पर आ गया। तो ये क्या बनी? साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो तीनों केस में डिफरेंट टाइप की साइकिल है। देखो ये हमारे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई चलना, बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से वापस ए पर, वापस ए पे। यहाँ पे बात करें हम ए से बी, बी सी से डी और डी से ए, मतलब तीनों केस में यही है कि ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से वापस ए पर आ गया। और ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। बात करें हम साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारी स्टेट फंक्शन होगी वो हमारी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि जो आइडियल गैस में डेल यू साइक्लिक प्रोसेस में, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में होगी 0 के इक्वल, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डेल यू हमारी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये होगी हमारी स्टेट फंक्शन, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही पॉइंट है ए, यानी कि जो हमारी डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी हमारी 0 के इक्वल। तो तीनों केस में पॉइंट ए ही हमारा क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट होगी, पाथ पर डिपेंड करेगा नहीं, तो तीनों केस में डेल यू हमारी 0 होगी। तो तीनों केस इक्वल होंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ एन ऑक्टेन वाज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर हुज हीट कैपेसिटी यानी कि ये है सी की वैल्यू गिवन। एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इज, ये हुआ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 5 केल्विन से। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ये हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमें गिवन है ऑक्टेन का मास, ऑक्टेन एन ऑक्टेन का हमारा जो फॉर्मूला होगा C8H18। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो कि होगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट है यहाँ पे ऑक्टेन का, जो कि है 1.14 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का 12 × 8 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 18, 12 की 8 से करेंगे तो 96 प्लस 18, सम करेंगे तो इनका 114, तो डिवाइड करेंगे 114 से, तो n की वैल्यू आएगी 0.01 मोल। ये होंगी हमारी n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है T और C हीट कैपेसिटी। अब देखो हमने देखा था, जब हमने हीट का कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पे सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, 2 टाइप की हीट देखी थी। जो सेंसिबल हीट है वहां पे उसके टाइप देखे थे हमने, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। जो हीट कैपेसिटी हमारी थी
उसमें हमने देखा था Q इज इक्वल टू C डेल T, C डेल T। Q को हम कैलकुलेट कर लेंगे, C हमें गिवन है 5 डेल T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज यहाँ पे 5 केल्विन इंक्रीज कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 केल्विन से, जो कि होगा हमारा 25। Q होगा हमारा 25 जूल, 25 जूल, ये हमारा Q आया। यदि हम बात करें, अब हमें कैलकुलेट करना हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन, जो होगा हमारा Q अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, Q अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। Q की वैल्यू होगी 25 अपॉन 0.01 मोल्स, और ये होंगे J, होगा 25 और 2 0 जूल पर मोल्स, ये होगी जूल पर मोल्स। ठीक है, कैसे हुआ, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, जो हमारे ऑक्टेन है उसका गिवन वेट है 1.14 ग्राम, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि होगा 114। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n कैलकुलेट करेंगे, आएंगे 0.01 मोल्स। अब हम देखेंगे Q जो हमारी हीट होगी वो होगी हीट कैपेसिटी इनटू डेल T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो गिवन है, कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे 5 केल्विन का चेंज होगा, तो टेम्परेचर 5 केल्विन। जो हमारी हीट कैपेसिटी होगी वो होगी जूल किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, तो ये भी हमारी आएगी किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो ये आएगी हमारी किलो जूल में, केल्विन से केल्विन कट जाएगी, तो 25 किलो जूल अपॉन 0.01 मोल्स। ठीक है, तो 2500 किलो जूल पर मोल्स, इसी में हमें कैलकुलेट करना है किलो जूल पर मोल्स में। यदि जूल पर मोल्स में कैलकुलेट करवाता तो हम किलो को जूल में कन्वर्ट कर लेते, मल्टीप्लाई कर देते 10 की पावर 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इफ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैं 3, टेम्परेचर की बात करें तो वो होगा 300 केल्विन, एक्सपेंड आइसोथर्मली यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि डेल T इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट ऑपोजिंग प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल। प्रेशर है यहाँ पे 80 किलो पास्कल में करेंगे इसे 80 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू गिवन है, V1 होगा हमारा 30 डेसीमीटर क्यूब और V2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 45 डेसीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट करनी है, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, हमें हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो, यदि हम बात करें डेल U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी हमारे Q यानी कि हीट, W होगा हमारा वर्क डन, डेल U होगा हमारा 0, क्यों होगा पहले वो देखो। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 के इक्वल, और हमें पता है जो आइडियल गैस, हमें यहाँ बात करें है आइडियल गैस की, आइडियल गैस में डेल U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल T के, डेल T 0 यानी कि डेल U भी 0 के इक्वल। अब यहाँ पे जो Q होगा वो होगा हमारा माइनस W, हीट होगा, देखो हीट और वर्क डन की अमाउंट हमेशा सेम रहेगी, वहां पे सिर्फ साइन चेंज रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करें W, वर्क डन। वर्क डन होगा हमारा माइनस P एक्सटर्नल डेल V। P हमारा होगा 80 इंटू 10⁻³ पास्कल इंटू डेल V यानी कि V2 माइनस V1। V2 होगा हमारा 45 माइनस 30, ये किस में दे रखा हमें, डेसीमीटर क्यूब में। इसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। या फिर हम बात करें जो हमारी डेसीमीटर क्यूब है उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम होगी हमारी लीटर में। यहाँ पे होगा -80 इंटू 10⁻³ इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 15 इंटू 10⁻³ 10⁻+3 से 10⁻³ कैंसिल, तो वैल्यू आएगी हमारी -0.412। ये होगी हमारी W की वैल्यू। यदि हम बात करें हीट की तो Q आ जाएगा हमारा +1200 जूल। ठीक है, वर्क डन आएगा -1200 जूल, और जो हमारी हीट होगी वो आएगी +1200 जूल। दोनों के अमाउंट सेम होगी, बस साइन कन्वेंशन डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन, M से N की फॉर्मेशन, ये कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हमारा M होगा और प्रोडक्ट होगी N। टेम्परेचर है 400 केल्विन, डेल H चेंज इन एनर्जी या फिर हीट जो होगी 77.2 किलो जूल पर मोल, डेल S होगी हमारी 122 जूल पर केल्विन। लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि लॉग K की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो डेल G नोट इज इक्वल टू डेल H नोट माइनस T डेल S नोट। डेल G नोट होगा हमारा 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डेल G की वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू डेल H की वैल्यू 77.2 इंटू 10⁻³, क्योंकि ये है किलो जूल में, हमें कन्वर्ट करनी है जूल में, माइनस टेम्परेचर होगा 400 इंटू डेल S होगा हमारा 122 जूल पर केल्विन। देखो इसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है जो डेल G नोट होगी, डेल G नोट होगा वो हमारी NRTLN के इसके इक्वल भी होगा। हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, डेल G नोट हमारा होगा -NRTLN के। अब देखो हमें यहाँ पे log K की फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो डेल G नोट होगा हमारा वो होगा -2.303 n की वैल्यू n, देन RT log K। यहां से हमें log K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डेल G नोट की वैल्यू, अच्छा 0 नहीं होगी, डेल G नोट की वैल्यू पहले यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यू यहां होगी उसे यहां रखेंगे। R की वैल्यू हमें पता है 8.314। देखो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 428 इसकी देखो 7200, ये होगा, इसे हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 7720048800, यानी कि 004 12 माइनस 4, 6 और 8 में से 8 और यहाँ होंगे 2, ये होगा 28,400। यही हमारी डेल G नोट की वैल्यू। अब हम डेल G नोट की वैल्यू यहां रखेंगे इज इक्वल टू -2.303
आर की वैल्यू होगी 8.314, टी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 400 और log k की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था, बिल्कुल इजी है। डेल जी नोट, ये बार बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, डेल जी नोट इज इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस। डेल एस की वैल्यू गिवन है, डेल एच की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है, तो डेल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो डेल जी होगी हमारी वो होगी -2.303 आर टी log k, और हमें यहाँ से log k की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, बाकी सबकी वैल्यू रख देंगे, log k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, डेल जी इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि डेल जी इज लेस देन जीरो तो वो होगी हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसे मैच कर लो, और डेल जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। देखो फर्स्ट हमारी है डेल जी इज नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल सही है। डेल जी नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल जी इज पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पॉजिटिव होगा वो स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं होगा, वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, यानी कि ये होगी हमारी जीरो। डेल जी जीरो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा जहां पे, वहां पे डेल जी होगा हमारा जीरो के इक्वल। डेल जी इज पॉजिटिव फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हुई। तो आज हमने किए थे हमारे जेई मेंस के पीवाईक्यू, ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम नीट पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के ही। मेनली यहाँ पे जो थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जो हमारी सब्लिमेशन या फिर हम बात करें हीट ऑफ फॉर्मेशन, मेनली वहां से क्वेश्चन उठाए हैं। जो पे बॉन्ड ब्रेक एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन, भी सारे जितने भी हमारी हीट हैं, चाहे वो हीट ऑफ सब्लिमेशन की हो, एटमाइजेशन की हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, सारी हीट को मिला के उसका क्वेश्चन बनाया गया है। तो मेनली थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठाए वहीं से गए हैं जेईई मेंस में। तो नेक्स्ट क्लास में हम नीट पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।